नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी प्रोग्राम बातों बातों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ मोरस और आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो ग्रास रूट लेवल से आते हैं, तालीम हासिल करते हैं और अपना नाम रोशन करते हैं माशरे में। आज मेरी खुशकिस्मती है कि आज मेरे साथ एक ऐसे ही यंगस्टर हैं जिन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और अपने पैशन को परस्यू करते हुए उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ अपना रुझान रखा और उसी में काम कर रहे हैं। आज मेरे साथ सर सैनन डिसूजा मौजूद हैं जो कि इन्वेस्टर लॉन्च के को फाउंडर हैं। इसके अलावा फुलब्राइट स्कॉलर हैं और एंटरप्रेन्योरशिप और डिजिटल स्किल्स और इस हवाले से उनका काफ़ी काम है। और आज खुशकिस्मती है कि हम उनकी ज़िंदगी के हवाले से उनकी कुछ लाइफ स्टोरी जानेंगे और उनके जो आइडियाज़ हैं, उनकी थॉट्स हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच प्रोग्राम में आने के लिए और हमारे साथ गुफ्तगू। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा आपकी लाइफ स्टोरी, एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा एजुकेशन, देन फिर आपकी लाइफ स्टोरी और फिर इस तरफ आपका रुझान कि कैसे शुरू हुआ। बिल्कुल। सो मेरी पैदाइश हैदराबाद की है। जो मेरे पहले 20 साल गुजरे हैं वो हैदराबाद में ही गुजरे हैं। अर्ली एजुकेशन एक स्कूल है, बहुत प्रोमिनेंट है हैदराबाद में, इट्स कॉल्ड सेंट बोनावेंचर हाई स्कूल। ज़्यादातर लोग जिनसे मेरी मुलाकात कराची में भी होती है, जिनका ताल्लुक कहीं हैदराबाद से होता है, तो उनकी भी एजुकेशन वहीं की है। शायद उस वक्त थे ही 2 स्कूल्स हैं, बोनावेंचर और पब्लिक स्कूल, जो कि काफ़ी फेमस हैं। कैथलिक स्कूल है। सो मोस्ट ऑफ माई टाइम एटलीस्ट पहले 7 जमात मैंने वहाँ से की। बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस था क्योंकि मेरे पेरेंट्स दोनों वहीं पढ़ाते थे। सो ऑब्वियसली थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा प्रिविलेज्ड मुझे जो है एक्सपीरियंस मिला पहले 7 साल। फिर मैं अपना ओ लेवल्स परस्यू करने का, उस वक्त ओ लेवल्स नया था, तो ओ लेवल्स परस्यू करने का इरादा हुआ पेरेंट्स का। उनको लोगों ने बताया, तो फिर मैं बीकन हाउस शिफ्ट हुआ, 1-2 साल किए। फिर उसके बाद ओ लेवल्स परस्यू किया वहाँ से, फिर ए लेवल्स किया आर्मी पब्लिक स्कूल से। ये बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंसेस है क्योंकि बोनावेंचर इज़ अ वेरी डिफरेंट स्कूल फ्रॉम बीकन हाउस, विच इज़ अ वेरी डिफरेंट स्कूल फ्रॉम आर्मी पब्लिक, विच इज़ अ वेरी आर्मी स्पेसिफिक कल्चर अराउंड इट। तो इसी तरीके से फिर ए लेवल्स के बाद मुझे लगा कि वहाँ हैदराबाद में आपकी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो कैप हो गई हैं, क्योंकि इसके आगे आप बहुत ज़्यादा नहीं परस्यू कर सकते, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ का काफ़ी वहाँ बुरान है। वहाँ इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ है नहीं जहाँ आप कर सकते हैं। दैट्स व्हेन आई केम फॉर अ ईयर टू ज़ैबिस्ट, क्योंकि उस वक्त IBA का टेस्ट निकल चुका था। ज़ैबिस्ट में मुझे एक डिप्लोमा मिला बिजनेस मैनेजमेंट में, विच इज़ एक्सटर्नल डिप्लोमा, ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप से। ज़ैबिस्ट अगेन बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था, क्योंकि पहली दफ़ा यूनिवर्सिटी में थे, पहली दफ़ा प्रेजेंट करना सीखा। ग्रूमिंग आपकी बड़ी डिफरेंट थी, को एजुकेशन का कल्चर था, तो दैट एक्सपीरियंस वाज वेरी डिफरेंट। फिर जहाँ मौका मिला मुझे, तो फिर मैं IB की तरफ शिफ्ट हुआ, 4 साल वहाँ गुजरे, which I pursued my bachelor's in business administration. Ended up with a specialization जो कि finance में थी. So that's as far as my education background is concerned. फिर उसके बाद obviously बड़ा ही different tilt मिला और बड़ा ही different adventure मिला. But that was my professional background. सही। तो ये जैसे आपने बताया कि आपके पेरेंट्स टीचर्स थे, तो इजी हो जाता है कि एक तो आपको वो फाउंडेशन मिल जाती है, दूसरा आपको थोड़ा स्कूल में भी आपको एज मिलता है बिल्कुल। आप जो है वो टीचर्स के बच्चे हैं। तो मुझे ये बताइएगा, कहीं एजुकेशन में आपको डिस्ट्रक्शन हुई, या बहुत सारे जो लोग होते हैं कि वो डिसाइड नहीं कर पाते कि उन्होंने कौन सी एजुकेशन हासिल करनी है, किस फील्ड में जाना है? आपके साथ भी ऐसा हुआ या आप इस हवाले से लकी थे? नहीं, मेरे साथ काफ़ी ऐसा था, क्योंकि जब आप हैदराबाद जैसे शहर में होते हैं, काफ़ी छोटा है इन कंपैरिजन, कराची बहुत ही छोटा है। ख्याल में 15-16 लाख की पॉपुलेशन होगी अभी करंटली। सो वहाँ पॉपुलेशन के अलावा वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ का काफ़ी बुरान है, और वहाँ काउंसलिंग का बहुत बुरान है। तो वहाँ जो आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, नॉलेज मिलती है, इंसाइट मिलती है, वो तब मिलती है जब कराची से कोई पढ़ा हुआ बंदा वहाँ जाकर और लोगों में वो बात फैलाएगा कि ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, दुनिया ऐसी है, कराची में ये अपॉर्चुनिटीज़ है, कराची से बाहर ये अपॉर्चुनिटीज़ है। जब तक वो नहीं होगा, हमारे जब मेरे एज में था तो ऐसे लोग बहुत कम थे। तो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि ठीक है, ओ लेवल्स लग रहा है, बेहतर सिस्टम लग रहा है, हमें पता नहीं था उसके अंदर क्या है, बस जंप मार लिया। फिर ए लेवल्स करना था तो चलो जंप मार लिया। थोड़ा सा फॉर्चुनेट में ये था कि मेरे दोस्तों में से कुछ लोग ऐसे थे जिनके काफ़ी रिश्तेदार वगैरह जो हैं वो अमेरिका के थे, कराची के थे, UK के थे, तो उनको ऑलरेडी बाहर की यूनिवर्सिटीज़ का, बाहर के कल्चर का काफ़ी अंदाज़ा था। तो उनके थ्रू थोड़ा पता चला, तो अंदाज़ा हो कि करियर कुछ इस तरीके से बनाया जा सकता है।
अदरवाइज तो बहुत मुश्किल था। मुश्किल है, क्योंकि मैं खुद एक गांव से आया हूं और कराची में आके शिफ्ट हुआ हूं। पता होता है कि आइडिया कि आपको एक नए शहर में जाते हैं, वहाँ एक डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं। बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं, क्या क्या वो चैलेंजेस हैं जो छोटे शहरों से, स्पेशली हम जो इंटीरियर सिंध से या इंटीरियर पंजाब से लोग बड़े शहरों में कराची की तरफ, लाहौर की तरफ आते हैं, उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि चैलेंज मिलता है जो लोग छोटे शहर से बड़े शहर में आते हैं, वो ये मिलता है कि उनका कॉन्फिडेंस जो है उस लेवल पे नहीं होता जो कि एक बड़े शहर में आपको आकर मिल जाता है। छोटे शहर में ऑब्वियसली आप जिस अपने शहर में होंगे तो आप 50-100 आदमी को जानते होंगे, 50 काम करना आपके लिए बहुत आसान होगा, आपके फ़ोन में उनके नंबर होंगे। जब आप नए शहर में आते हैं तो नई ज़िंदगी होती है, बिल्कुल दुनिया अलग होती है, बहुत कम लोगों को आप जानते हैं, तो आपको जो करना होता है आप खुद करते हैं, आप खुद निकलते हैं, आप खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप खुद सीखते हैं, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत डिफरेंट लेवल पे जाता है। वरना आप एक चाहे आप फाइनेंशियली कितने भी किसी भी लेवल पे हो, लेकिन आप अपने शहर में हो थोड़ी किसी हिसाब से आप पैम्पर्ड होते हैं। अपने घर में आप बड़े पैम्पर्ड होते हैं, आपको काफ़ी चीज़ों से प्रोटेक्ट किया जाता है। जब आप एक बड़े शहर में आते हैं, स्पेशली सिटी लाइक कराची, जो कि एक तरीके से मैं कहूँगा काफ़ी रूथलेस है, वो आपको बड़ी मार पड़ती है और आपको नहीं पता चलेगा, आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा मैं नहीं हूँ इस शहर में तो इस शहर को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, मैं एक बड़ी मज़े की यहाँ स्टोरी बताना चाहता हूँ, इसी से कनेक्टेड है कि जब हम कराची में नए आए तो मेरी सिस्टर का डोमिसाइल बनवाना था, तो हमें नहीं पता था कहाँ जाना है, क्या जाना है, डोमिसाइल PRC। तो हम 3 दिन चक्कर लगाते रहे सिविक सेंटर के, और चौथे दिन बाद किसी शख्स ने कहा कि आप, मैं 3 दिन से देख रहा हूँ आप आ रहे हैं, आपका इशू क्या है? तो मैंने कहा हमें सिर्फ डोमिसाइल PRC बनवाना था। फिर उन्होंने हमें गाइड किया कि आप यहाँ जाएँ, इस तरह से डोमिसाइल PRC बनाए। तो बाकी जो आपने ये सही बात कही कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है, आपको पता नहीं होता जाना कहाँ है, किस तरह से करना है। यहाँ हम एक ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बातों बातों में अयाज़ मोरस के साथ, और आज हमारे साथ सर सैनन डिसूज़ा मौजूद हैं, जिनसे हम उनकी लाइफ के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जारी थी। सर, ये तो आपने देखा कि आपकी ये लाइफ स्टोरी, फिर आपने प्रोफेशनल लाइफ में जब आए तो एजुकेशन, क्योंकि जब आप हासिल कर रहे होते हैं, आप कितने दोस्त बन जाते हैं, आपके लोग इतने जाने वाले हो जाते हैं कि आपको आइडिया होता है कि आपने किस तरफ जाना है। फिर आप जब प्रोफेशनल लाइफ में आए, फिर क्या क्या चैलेंजेस आए, और फिर कितना एक एज भी होता है छोटे शहर से आने में बड़े शहर में लाइक कराची, कि आपको हर चीज़ खुद से करने के लिए, और आपको किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि मेरे लिए कोई ये करेगा, मुझे कोई गाड़ी को छोड़ने आएगा, लेने आएगा। आपको पता होता है कि आपने अपनी ऑन पे करना जो कुछ, तो उसका भी फ़ायदा होता है ना कहीं आगे प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको। नहीं, बड़ा फ़ायदा है। वही मैं कह रहा था कि आप जब आते हैं तो आप थोड़े डिसएडवांटेज होंगे शायद, क्योंकि आपके कॉन्फिडेंस उस लेवल पे नहीं है जो कि आपके सराउंडिंग में ऐसा होता है। लेकिन आपको फिर एडवांटेज भी इस तरीके से होता है कि शायद अगर आप उसको सीरियसली लें और उस पर काम करें तो आपको मतलब काफ़ी बड़ा एडवांटेज है कि आप काफ़ी इंडिपेंडेंट होते हैं, और इंडिपेंडेंटली जीना और इंडिपेंडेंटली काम करना सीख लेते हैं, जो कि बहुत बड़ा एज है अगर आप उसको अपने लिए यूटिलाइज करना सीखें। फिर एक और रिस्क भी आप लेते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि आपने जो है वो सक्सेसफुल होना है, क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह बहुत बड़ी छलांग लगा के आए होते हैं। अब अगर मैं IBA के भी दिन रिकाउंट करूं तो जो लोग नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम से आते हैं, मतलब कि जो रूरल एरियाज से आते हैं IBA, उनमें आपको बहुत वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। वो ज़्यादा मेहनत करते हैं नेटवर्क करने के लिए, वो ज़्यादा मेहनत करते हैं दोस्त बनाने के लिए, उनकी मेहनत सबसे अलग दिखती है, और शायद वो इसी वजह से ज़्यादा बेनिफिट भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि वो उनका जो लेजीनेस का या रेस्टिंग पीरियड है वो बड़ा कम होता है। वो दे आर ऑलवेज ऑन द मूव, दे आर ऑलवेज अहेड ऑफ द कर्व, कि यार हमें इनसे ज़्यादा मेहनत करनी है। एक ही तरीके का आ रहा है कि अगर प्लेइंग फील्ड को लेवल करना है आपने, तो उनसे 2 या 3 गुना ज़्यादा मेहनत करनी है जो ऑलरेडी इस शहर में है, विच इज़ वाई उनमें उस वक्त भी दिखता है और उनकी प्रोफेशनल करियर में भी काफ़ी दिखता है। आपने प्रोफेशनल करियर का जब जो चूज़ किया, कहाँ आपने काम किया, और क्या क्या जो आपके वेंचर्स हैं जिन पर आपने किया, हमारे व्यूअर्स को उनके बारे में बताएं। प्रोफेशनली जब मैंने IBA से ग्रेजुएट किया, तब तो उस वक्त तो अंदाज़ा मुझे ये था कि उससे पहले जो इंटर्नशिप की थी फाइनेंस में की थी। फाइनेंस में इसलिए की थी क्योंकि मुझे बाकी कोर्स जो फील्ड थे वो लग नहीं रहे थे, इतने मज़े के क्लिक नहीं कर रहे थे, तो मुझे ये लगा कि फाइनेंस कुछ लग रहा है कि थोड़ा चैलेंजिंग होगा। बट ऑब्वियसली वहाँ भी IBA जैसे नाम में भी आप ये ही एक्सपेक्ट ज़रूर कर सकते हैं कि काउंसलिंग बहुत होगी, लेकिन ऐसी होता नहीं है। तो आपको खुद ही जो है प्रोएक्टिवली देखना पड़ता है कि दुनिया में क्या हो रहा है,
दुनिया किन चीज़ों में काफ़ी आगे बढ़ रही है और उसको पहले ही प्रीएम्प्टिवली प्रिडिक्ट करना पड़ता है कि अच्छा यहाँ पे कोई काम हो रहा है, इसको इसके साथ एक्सपेरिमेंट करके मिलेगी। ये सोच उस वक्त मिसिंग थी। ये सोच शायद IBA में आज हो, पर काउंसलिंग का भी काफ़ी जो है वो काफ़ी मिसिंग थी। तो मैंने किया ये कि थोड़ा टाइम काम किया, 1 साल शायद 1 साल 2 महीने काम किया होगा। फिर आई वॉज लकी इनफ कि जहाँ मैं था उन लोगों का भी दिमाग जो जिस तरीके से था कि उन्होंने बोला कि हम अपना काम शुरू करना चाहते हैं। तो मुझे एक और बेनिफिट और ये एक एडवांटेज और एक क्वेश्चन कह लें वो मिला कि मेरे साथ 1 या 2 लोग ऐसे थे जो ये काम शुरू कर रहे थे, वरना अकेले ये काम करना और मुश्किल होता। बहुत मुश्किल है अकेले काम करना। मैं व्यूज़ को एडवाइस भी यही करता हूँ कि आइडियली आपके पास एक तो को-फाउंडर हो जो आपको बैलेंस रखे और जो वीकनेसेस आप में उसकी स्ट्रेंथ से कॉम्पेंसेट हो सके। तो फिर हम लोगों ने पहला अपना वेंचर स्टार्ट किया, वाज़न्ट दैट सक्सेसफुल। कर रहे थे काम, बट काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि हम लोग शायद, और उसमें मेरा ही काफ़ी हाथ है, लेकिन काफ़ी शुरू में हम लोग स्लो थे। फिर हमने इन्वेस्टर्स लाउंज, पहले एक और वेंचर स्टार्ट किया कॉल्ड कैपिटल वैली। वो क्राउड फंडिंग के नाम से था, जो इस साल शायद लीगल और अलाउ हुई है। बीच में बैन हो गई थी, मतलब कि मुझे अगर कोई प्रोजेक्ट करना है या आयाज़ मॉरिस को कोई प्रोजेक्ट करना है तो वो सोशल मीडिया के थ्रू बहुत से लोगों से उसके लिए पैसे जमा कर सकता है। हाँ, वो बीच में SEC पे बैन कर दिया था, तो वो हम लोगों ने बंद कर दिया। फिर इन्वेस्टर्स लाउंज ही था। इन्वेस्टर्स लाउंज आज भी सर्वाइव कर रहा है, आज भी ग्रो कर रहा है। वो स्टॉक मार्केट का डेटा जो है और इंटेलिजेंस जो है वो इंस्टीट्यूशंस को, इदारों को और जो हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रोवाइड करता है ताकि वो बेहतर मालियाती फैसले कर सकें। सो इट्स बीन रिवॉर्डिंग। मेरा काफ़ी वक्त गुजरा है। एक इदारा है कॉल्ड द नेस्ट IO, लेड बाय जहान आरा एंड हर टीम। उसमें काफ़ी गुजरा है। हम लोग पहले ग्रेजुएट्स थे वहाँ, पहला बैच था हम लोगों का। उसने काफ़ी ज़िंदगी बदली, उसने काफ़ी गाइडेंस दी। तो वहाँ भी एक तरीके से हम लोगों को एक एडवांटेज और बेनिफिट ही था जो कि काफ़ी लोगों को नहीं मिलता। तो मेरी ज़िंदगी के काफ़ी मोड़ में मुझे काफ़ी सपोर्ट मुख्तलिफ जगहों से मिली है, जिस वजह से मेरी ज़िंदगी शायद लोगों को रिलेटिवली आसान लग रही हो। लग रही सही। दूसरे लोगों के साथ चैलेंजेस बड़े डिफरेंट हैं, विच इज़ वाई जो हम में से थोड़ा सा 5 साल आगे गया है उस पर ये जिम्मेदारी है कि वो वापस आकर दूसरों की उसी तरीके से हेल्प कर सके जैसे हमें मिल। सही। जैसे आपने जिक्र किया नेस्ट IO का, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताएं, और जो यंगस्टर्स हैं जो स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, जिनके पास कोई आइडियाज़ हैं, वो कैसे जो है वो आप जैसे लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और जैसे आपने कहा कि जो आगे लोग गए हैं उनकी हेल्प हो सकती है। वो लोग जो अब बिल्कुल अभी फ्रेश हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं, या जो अपना आइडियाज़ को जो है वो लॉन्च करना चाहते हैं, मार्केट में लेके आना चाहते हैं, क्या क्या चीज़ें उनकी हेल्प हो सकती है? देखिए, 2 ज़ाविये हैं इसको देखने के। एक ये है कि अगर तो आपका आइडिया टेक्निकल है, मतलब कि फाइनेंस रिलेटेड है, नैनो टेक रिलेटेड है, बायोटेक रिलेटेड है, कोई ऐसी चीज़ें, तो मैं आपसे पहली मेरी गुजारिश है, मेरी थिंकिंग एटलीस्ट ये है कि आप उस फील्ड में थोड़ा वक्त गुजारें। सही। और उससे आपकी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग और नो हाउ थोड़ी बढ़ती है, आपका नेटवर्किंग का सर्कल थोड़ा बढ़ता है, आप इंडस्ट्री को अंदर से देख सकते हैं, फिर आप भले एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएँ। लेकिन इसमें बहुत ज़रूरी है ये समझना कि आपका पर्सनल जो लाइफ के स्टेज है, आप किस लाइफ के स्टेज पे हो। जैसे कि मेरे लिए 24 साल या 23 साल की उम्र में ये लीप ऑफ फेथ लेना टू एंटरप्रेन्योरशिप काफ़ी आसान था। 33 साल के बंदे के लिए ज़्यादा मुश्किल होगा। जिम्मेदारियाँ बड़ी फ़र्क हैं, लाइफ स्टेज बड़ी फ़र्क है, पेरेंट्स की एज बड़ी फ़र्क है, मैरिज और नॉट, ऑल ऑफ दोज थिंग्स प्ले अ वेरी यूनिक रोल इन योर इक्वेशन। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आपने लाइफ स्टेज देखना है, आपने थोड़ा सा वक्त गुजारना है। अगर बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, यू कैन मेक एन इमीडिएट लीप ऑफ फेथ। दोनों तरीके से आपको सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स मिलेंगे। एक जो कहते हैं कि नहीं, हमने कॉलेज भी कंप्लीट नहीं किया और हम चले गए और हमने बना लिया, वो भी ठीक है। और कुछ लोगों ने टाइम स्पेंड किया और किया। इस पे बड़े मुख्तलिफ ज़ाविये हैं। एवरेज एज ऑफ द फाउंडर जो कि बाहर वेंचर कैपिटल फंडेड सक्सेसफुल रह चुका है वो 40+ है। राइट, ठीक है। एवरेज आई थिंक द आइडिया दैट वर्क्स इज द सेकंड और थर्ड आइडिया। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले से दिमाग बना लें कि पहले एक आध आइडिया जो है वो हाई प्रोबेबिलिटी है कि बहुत ज़्यादा नहीं चल सके। ठीक है, आप सीख रहे हैं, एज लॉन्ग एज आपके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो आप हार नहीं मानते हो, परसिस्टेंस बहुत हो। दूसरा, आप
कोचेबल बहुत है, मतलब कि आपको आवाज़ें जहाँ से भी आ रही हो, मेंटोर से आ रही हो, मार्केट से आ रही हो, कस्टमर से आ रही हो, वो आप सुनने के लिए रेडी है। वो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, वो कहते हैं जी मैं जो आइडिया लेकर आया हूँ, वो जैसे वो कहते हैं ना MBA, मुझे बहुत कुछ आता है, वो वाली चीज़ आती है कि वो इस चीज़ को सुनने से जो है मार्केट से लोग जब बता रहे होते हैं वो सुनने से कासिर होते हैं। देखिए, जैसे मैं ई-कॉमर्स स्टार्टअप अगर मैं ई-कॉमर्स का स्टार्टअप करूँ और मुझे लगे कि मैं कस्टमर के बारे में ज़्यादा जानता हूँ बनिस्बत एक किराने वाले से, तो गलत है, क्योंकि उसने ज़्यादा तजुर्बा है, उसको ज़्यादा अंदाज़ा है, उसको साइकोलॉजी उसकी पता है, तो मुझे उससे सीखना है। वो तभी हो सकता है अगर मैं ये थॉट अपने घर पे ही छोड़ के आ जाऊँ कि मैं ज़्यादा जानता हूँ। अब मुझे ये है कि मेरी एनालिसिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, मेरी जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है मुझे अंदाज़ा होना चाहिए। अच्छा, आप अगर एक एग्जांपल लें, आप जो लोग करीम यूज़ करते हैं, अगर आप करीम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, आप करीम के कैप्टन्स के साथ बैठेंगे तो मुख्तलिफ़ किस्म की गुफ्तगू होगी आपकी। अब आपको कोई बोलेगा कि करीम उनके साथ अच्छा कर रहा है, कोई बोलेगा बुरा कर रहा है, क्यों अच्छा कर रहा है, क्यों बुरा कर रहा है। अब आपने इन्फॉर्मेशन तो ये ले ली, सब कहीं ना कहीं सही है, लेकिन काफ़ी पार्ट्स उसमें से आपको एडिट करके बाहर करने पड़ते हैं। ये एबिलिटी आपको जो है अपनी बढ़ानी है, कि आपको पता हो कि ये इस वजह से बोल रहा है, मतलब एनालिटिकल जो कैपेबिलिटी है आपकी, या लॉजिक को देखने की और परखने की कैपेबिलिटी है, वो स्ट्रॉन्ग करनी है। और जितनी अर्ली आप स्ट्रॉन्ग करेंगे, जितना आप पढ़ सकते हैं, जितना आप पॉडकास्ट को सुन सकते हैं, जितना ऐसे शोज़ को सुन सकते हैं, जितनी इंसाइट गैदर कर सकते हैं और जितना आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों पे, डायरी बनाना शुरू करना, आइडियाज़ लिखना शुरू करना, क्यों कुछ सही है, क्यों कुछ गलत है, इस पर प्रैक्टिस करना शुरू करना एट एन अर्ली एज। तजस्सुस जिसको कहते हैं, वो कल्टिवेट करने की जो एबिलिटी है या कल्टिवेट करना, वो बहुत ज़रूरी है। और ये मुझे तो लगता है कि हमें अब अपने बहुत छोटे बच्चे जो हैं ये सिखाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से आना चाहिए, यूनिवर्सिटी के एंड में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल, ये जो आपने बात कही, क्योंकि मुझे आइडिया है जब आप हमारी यूनिवर्सिटी में आए थे आपने इसी तरह की सिमिलर गुफ्तगू की थी। और क्योंकि आप लकी हैं कि आपको मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह के लोगों के पास जाने का मौका मिलता है, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, बिज़नेस कम्युनिटी से, बिज़नेस लीडर से। ये जो चीज़ें हैं, तजस्सुस की बात कर रहे हैं आप, एनालिसिस की बात कर रहे हैं, डू यू थिंक कि ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में और इवन तो घरों पे भी जो है वो बहुत मिसिंग है, जिसकी वजह से हम बच्चों में, अगर कोई बच्चे सवाल करते हैं तो हम कहते हैं ये बहुत ज़्यादा सवाल करता है, ये बहुत ज़्यादा जो है वो सोचता है, इस तरह से करता है। और वही चीज़ स्कूलों में भी होती है कि हम क्वेश्चन करने को या जो उसकी एनालिसिस है उसको हम अप्रिशिएट नहीं करते, जिसकी वजह से जो आप आइडियाज़ कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, ये जाके आगे यूनिवर्सिटी में और कॉलेज लेवल तक भी डेवलप नहीं होती पर स्टूडेंट्स में। आप ये इससे अंदाज़ा लगा लें, अगर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी से स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उस बंदे ने और स्टूडेंट ने 18-19 साल की उसकी जो कंडीशनिंग है, जो उसका जिस तरीके से आपने उसके बिहेवियर को शेप किया, उसको आप तोड़ने की बात कर रहे हैं अगले 3 साल में या 4 साल में। ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि 18 साल उस पर किसी ने मेहनत की, चाहे उसके माँ बाप हो या टीचर्स। और हमें तो ये देखना है वो जो मेहनत है वो सही दिशा में, सही डायरेक्शन में हो, गलत ना हो। क्योंकि जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, तजस्सुस को बढ़ावा देने के लिए ना हमारे घर में शायद सही काम हो रहा है, ना हमारे स्कूलों में सही काम हो रहा है, शायद वो अब बदल रहा है आहिस्ते आहिस्ते। और मुझे ये आइडिया, आई डोंट मीन टू बी अनग्रेटफुल, लेकिन जब मैंने मास्टर्स अपना स्टार्ट किया है एज पार्ट ऑफ द फुलब्राइट प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को से, उनका तरीक़ेकार बहुत अलग है। वहाँ किसी टीचर ने मुझे ये नहीं कहा आप गलत हो, उसने ये बोला कि आपने इस तरीके से सोचा है। अच्छा, ये कहीं नहीं सुना मैंने कि आप गलत हो आप बैठ जाओ, या आप गलत हो आप ज़्यादा सवाल पूछ रहे हो। वो इंकरेज करते हैं, वो क्लास का टाइम एंड हो जाता है उससे बाद भी सवाल लेते रहते हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे लगती है जहाँ वो फंस जाते हैं, बोलते हैं ये चीज़ मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप मुझे 2 दिन दें, मैं आपके साथ छोटी मीटिंग सेट करके मैं पढ़कर मैं आपको और बताऊंगा इसके बारे में कि मुझे क्या लगता है इसके बारे में। क्या लगता है हमारे यहाँ क्या होता है कि जहाँ फंस जाते हैं, हमें हर बंदे को सेल्स वाले बनने की कहीं ना कहीं जो है ना वो एक आदत सी बन गई, और सेल्स वाला गलत वाला सेल्स वाला बनने की आदत हो गई कि जहाँ फंस जाओ ना, घुमाओ बात बिल्कुल ऐसे, गलत बात बोल दो, अगले को सिर्फ घुमाना है, घुमाना, बिल्कुल। तो ये बहुत गलत अप्रोच है। बिल्कुल। एक और चीज़ आपने देखा होगा कि जैसे आपने देखा कि बहुत सारे जो अदर कंट्रीज़ हैं जिनकी हम बात करते हैं, वहाँ हर शख्स दूसरे शख्स को फैसिलिटेट करने के लिए बैठा हुआ है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये सिस्टम नहीं है कि बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं, या वो गैप है बहुत बड़ा कि हम फैसिलिटेशंस को दूसरों को अपलिफ्ट करने में हमारा बिलीव ही नहीं है, या हमें ये इस चीज़ की गाइडेंस या एजुकेशन दी गई कि हम जो है वो कैसे दूसरों को अपलिफ्ट कर सकते हैं। एक शख्स को अपलिफ्ट करने का मतलब कि आप सोसाइटी को अपलिफ्ट करते हैं। तो आप ये क्या समझते हैं इस हवाले से, हमें क्या जो है वो क्या काम करने की ज़रूरत है,
और स्पेशली जो यंगस्टर्स हमें देख रहे हैं, छोटे शहरों से आए हैं या छोटे शहरों में देख रहे हैं कि अब डिजिटल दौर में अगर वो अपनी स्किल्स को इन्हेंस करना चाहते हैं, आईटी बेस्ड हो, अपनी एजुकेशन हो, लर्निंग की बात हो, लोगों के साथ इंटरेक्ट करने की बात हो, रिलेशनशिप की बात हो, नेटवर्किंग की बात हो, तो कैसे अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं ताकि वो सोसाइटी में बेहतर तौर पर जो है वो अपना जो अपनी लाइफ है उसको बेहतर तौर पर शेप अप कर सके। देखिए, जो मुझे सबसे बड़ा ट्रेंड लगता है जो चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि अब ऐसे वीडियो जो पॉडकास्ट हैं, जनरली पॉडकास्ट हैं, मटेरियल ऑनलाइन है, वो पिछले 6-8 सालों में काफ़ी काफ़ी कंटेंट ऑनलाइन अब गया है। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि मुझे कंटेंट एग्जैक्टली कंज्यूम कौन सा करना। बट बेसिक्स क्या है? बेसिक्स ये हैं कि प्रेजेंटेशन, आइडिएशन, आपके आइडिया को आपको साफ कर या आर्टिकुलेट किस तरीके से करना है कि आइडिया है, इस आइडिया को मुझे प्रेजेंट कैसे करना है। सो एक तो प्रेजेंटेशन स्किल्स हो गई, दूसरा जो आपको आइडिया हो रहा है उसको आप तोड़ कर, उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर उसको डाइसेक्ट कर उसको वापस फॉर्म कर उस आइडिया को क्लीन तरीके से आपको खुद समझ में आना चाहिए कि आइडिया एग्जैक्टली है क्या। सो आइडिएशन, प्रेजेंटेशन, नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है, बिकॉज काफ़ी जगहों पे इट्स इम्पॉर्टेंट व्हाट यू नो, बट समटाइम्स एटलीस्ट इट्स मोर इम्पॉर्टेंट हु यू नो। So it opens up a lot of doors, a lot of opportunities, especially जैसे देखिए, जब इंडस्ट्री छोटी होती है तब हर दूसरे बंदे से मिलना आसान होता है। जैसे जैसे इंडस्ट्री बड़ी होती जाएगी वैसे और मुश्किल होता जाएगा, एवरीबडी गेट्स बिजियर। तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आप क्या बात करनी है। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं अगले दिन कॉन्फ्रेंस पर किसी जा रहा हूँ तो अगर मैं 2 घंटे लगा लूँ ये देखने के लिए कि कौन कौन आ रहा है, क्या क्या मेरे सवालात हो सकते हैं, उस सवालात को किस तरीके से शॉर्ट रखना है, क्या थॉट प्रोवोकिंग सवाल। देखिए, आप और मैं एक दूसरे को तब याद करेंगे जब आपने कोई ऐसी बात की होगी जो कि अनफॉरगेटेबल, और मैंने भी वही करना है, राइट। एंड अनफॉरगेटेबल बिकॉज वो सवाल भी हो सकता है, वो जवाब भी हो सकता है, वो कोई आइडिया से जुड़ा हुआ कोई थॉट भी हो सकता है। आप मुझसे कोई बात करें, मैं बोला एज भाई आपने कुछ इसके बारे में इस तरीके से सोचा है, और अगर वो एक इंटेलिजेंट और स्मार्ट तरीका होगा उस चीज़ को सोचने के लिए तो आप मुझे याद रखेंगे। बिल्कुल। इसको बहुत ट्रांजैक्शनल फॉर्म में नहीं देखने की ज़रूरत है कि मैं बस आप कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी जेब से पैसा निकलवा दूँ। मुझे बस ये होना चाहिए कि मैं किसी तरीके से आपकी मदद कर सकूँ। अब वो मदद 2 चीज़ों से कॉम्पनसेट होती है, या आप मेरी मदद किसी और तरीके से करेंगे, चाहे वो दुआ दे के करें, या आप गुड विशेस दे के करें, या किसी को इंट्रोडक्शन दे के करें, या एज अ सेल, राइट। दिमाग में आपको ये होना चाहिए कि जो मेरे सामने इंसान बैठा है उसकी मैं मदद कैसे कर सकता हूँ। और वो तभी होगा जब आपने इनफ कंटेंट कंज्यूम किया होगा, आपको दुनिया के बारे में पता होगा दुनिया में चल क्या रहा है, और आपकी अपनी एबिलिटी टू थिंक, टू अंडरस्टैंड एंड टू गिव आउट सजेशंस वो बड़ी स्ट्रांग होगी। सही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वंडरफुल कन्वर्सेशन। आई होप कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने आज के इस प्रोग्राम से स्पेशली यंगस्टर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त जो है बहुत सारी बातें सीखी, और मैं अगेन आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो है वो हमें वक्त दिया और हमारे शो में हमें गुफ्तगू की। थैंक यू सो मच। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। वुड लव टू डू इट अगेन एंड होपफुली इट विल बी ऑफ यूज टू योर व्यूअर्स। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, और जो जैसे हमारे गेस्ट की ज़िंदगी से और उनकी बातों से आपने सीखा कि अगर आप अपने पैशन को परस्यू करते हैं, आप में तजस्सुस है, आप कुछ करना चाहते हैं, तो ये दुनिया बहुत बड़ी है। आप में टैलेंट और स्किल्स हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ें, आपको इस दुनिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।